नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद सूबे को कई बड़े तोहफे देने का ऐलान कर दिया है। जैसा कि अभी आपने देखा, अमीश भी बता रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया उसे मुख्यमंत्री योगी ने निभाने की एक तरीके से बड़े पैमाने पर कोशिश की है। कैबिनेट मीटिंग में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ वो किसानों की कर्ज माफी से सीधे तौर पे जुड़ा है, जिसकी घोषणा बीजेपी ने चुनाव प्रचार में की थी। हालांकि वो शब्दशः तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक करीब 92% से ज्यादा यूपी के किसानों को राहत मिलने वाली है। फिलहाल प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख किसानों को 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। कर्ज माफी के इस ऐलान से योगी सरकार पर 36,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने वाला है। कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफी का प्रस्ताव पास होने से बुंदेलखंड के 86 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा योगी सरकार ने यांत्रिक बूचड़खानों को बंद करने और एंटी रोमियो दस्तों के गठन को भी औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। ये देखते हुए कि उसको राज्यव्यापी स्तर पर तारीफ मिली है। हम तो आज पूछेंगे कि क्या 1 लाख तक की कर्ज माफी से किसानों को अब पूरी राहत मिल जाएगी? क्या कर्ज माफी जैसे तरीके अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए दुरुस्त है? तीसरा बड़ा सवाल कि क्या सभी किसानों के पूरे कर्जे माफ नहीं कर योगी सरकार वादा खिलाफी कर रही है? और चौथा बड़ा सवाल कि क्या एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए यूपी पुलिस को मनमानी की छूट नहीं मिल जाएगी? और आज हम ये भी पूछेंगे कि क्या अवैध बूचड़खानों पर शिकंजे के जरिए योगी सरकार राजनीति भी कर रही है? इन सवालों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। रामनवमी का दिन था और इस नवमी पर 9 बड़े फैसले लिए अपनी पहली औपचारिक कैबिनेट बैठक में। लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, योगी की पारी 2019 की तैयारी। 2 करोड़ 15 लाख लघु और सीमांत किसान हैं। उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30 करोड़ 739 करोड़ रुपए की है, 30729 करोड़। इसके अंदर क्योंकि इन लोग बड़ा लोन नहीं लेते और निकालना कठिन होता है इतनी जल्दी, मगर अंदाज से 1 लाख रुपए तक की जिन्होंने ऋण लिया है उसको वहां तक की उनके अकाउंट से उनको माफ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 5,000 गेहूं खरीद के केंद्र चालू हों, सुचारू रूप से चले, इसकी मॉनिटरिंग भी माननीय मंत्री जी करेंगे। हमारी सरकार ने पहले चरण में ही 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। एंटी रोमियो दस्ता जो थाना स्तर पर बनाया गया है, जब दस्ता निकलता है अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तो ये बड़े अधिकारियों से ब्रीफिंग लेकर जाता है। सभी पुलिस अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि अगर कहीं कोई कपल किसी पार्क में या किसी सार्वजनिक स्थल पर या किसी रिक्शे में या किसी कॉलेज में या किसी अन्य जगह अगर बैठे हैं तो अनावश्यक रूप से उनका आई कार्ड मांगना या उनसे पूछताछ करना, अगर इस तरह की कोई शिकायत पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आज कैबिनेट ने भी उस पर मोहर लगाई कि कोई चीज जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उसको नहीं चलाया जाएगा। और इस दिशा में जो भी सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का आदेश है
उसको ये सरकार फॉलो करेगी। गाजीपुर के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी आज एक निर्णय किया गया है, मगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोई कैबिनेट मीटिंग में ऐसे तो नहीं आना चाहिए जब तक कि इसकी जो वैल्यू होती है, अमाउंट बहुत बड़ा होता है। मेरे ख्याल से 200 करोड़, मगर ये इसलिए आना पड़ा क्योंकि कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए था इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग और मेटालिक फॉल्स सीलिंग लेते हुए, तो इसलिए लेकर आए। तो ये भी एक अप्रूवल हुआ है। हम तो पूछेंगे कि क्या योगी फॉर्मूले से निकलेगी बीजेपी की मिशन 2019 की राह। और अब सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। हमारा सवाल है आज का कि क्या योगी फॉर्मूले से निकलेगी बीजेपी की मिशन 2019 की राह। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP के साथ आज का हैशटैग है योगी सरकार। इसके जरिए भी आप ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल, अपने सुझाव हमको भेजिए। हम बारी बारी से तमाम मेहमानों का परिचय आपसे कराते हैं जो इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर घनश्याम तिवारी जी मेरे साथ है, आपका स्वागत है। किसान नेता और किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र चौधरी जी मेरे साथ है, आपका स्वागत है। मेरे साथ इस डिबेट में शिरकत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सबसे पहले हरीश बिजूर साहब जुड़ रहे हैं, जो कि एक इमेज कंसल्टेंट है, बड़ा नाम है, सीधे बेंगलोर से इस वक्त हमारे साथ हैं, ब्रांड गुरु हैं। मीम अफजल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी। इन तमाम लोगों का डिबेट में स्वागत करता हूं और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेता जगदम्बिका पाल को इस डिबेट में शिरकत करना है। जैसे वो जुड़ते हैं उनको भी मैं आपके साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं। इस बीच बीजेपी के यूपी की सरकार के कुछ मंत्रियों का भी इस दौरान हमको लाइव या तो फोन मिलेगा या लाइव सीधे जुड़ेंगे, वो भी हम आपको सीधे मिलवाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहूंगा शेष नारायण सिंह जी के पास, उसके बाद डिबेट को ओपन करता हूं तमाम राजनीतिक चेहरों के लिए। शेष जी, वादा किया गया था किसानों की कर्ज माफी का। आज जब कर्ज माफी हुई करीब 2 हफ्ते के बाद जो कैबिनेट की पहली औपचारिक बैठक हुई, उसमें एक राइडर लगा दिया गया जिसको अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि किसानों के साथ धोखाधड़ी है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार गलत कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है, जैसे कि अखिलेश यादव कहते हैं? नहीं, कर्ज माफी हुई ना, 1 लाख रुपए की ही माफी हुई, तो माफी तो हुई। और बहुत बड़ा किसान जो है, बहुत बड़ा वर्ग, लाख रुपए का कर्ज होता किसका है? 50,000, 60,000, 20,000, 10,000, 15,000, यही तो कर्ज होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जिसके पास कर्ज था उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। और इसमें धोखा क्या हुआ, मतलब मेरी समझ में फ्रैंकली नहीं आ रहा है कि धोखे का आइटम कहाँ है, कहाँ पे धोखा दिया, वो ये लोग एक्सप्लेन करेंगे जो लोग कह रहे हैं कि धोखा हुआ है। लेकिन जो मोदी ने वायदा किए थे इलेक्शन के टाइम में, और उसको आज एक इसमें जो दूसरा राइडर है उस पर दिलचस्प बात है। हम लोग यहाँ पढ़ते थे, अरुण जेटली साहब ने कह दिया कि हम आपको इसके लिए सब्सिडी नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी सिद्धार्थनाथ सिंह ने कही, वो कहा कि हम बॉन्ड से इस पैसे को रेज करेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं लेने जा रहे। तो ये इसका ये भी मतलब है कि 2019 की जो आपने बात की कि जो महाराष्ट्र में कर्जे माफ करने की मांग उठेगी, निश्चित रूप से उठेगी, यहाँ बैठे हैं पुष्पेंद्र चौधरी साहब बताएंगे, तो किसानों के हित में महाराष्ट्र में जब उठेगा तो उनको भी कहेंगे तुम भी बॉन्ड रेज करो। तो अगर ये विल पावर का जो, मुझे तो फ्रैंकली हम लोग, हमारा पेशा है कि हम नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद मैं फिलहाल अभी नुक्ताचीनी करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं ठीक है, मैं आपकी बात पे घनश्याम तिवारी से जवाब लूंगा, लेकिन घनश्याम जी 1 मिनट के बाद मैं आपके पास आता हूं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का रिएक्शन है, वो सुन लेते हैं फटाक से। केशव प्रसाद मौर्य, जो ऋण माफी का सीमांत और लघु किसानों के लिए जो निर्णय आज का सरकार ने लिया है अभूतपूर्व है। गेहूं के समर्थन मूल्य की खरीद, आलू के किसानों के लिए, आलू का जो उत्पादन करता है उनके लिए विशेष सुविधाओं की जो आज घोषणा हुई है, आज का दिन किसानों के नाम है।
माफ करिएगा, दिनेश शर्मा थे उप मुख्यमंत्री। है आलू की खरीद को लेकर भी काफी जोर दिया गया है। घनश्याम तिवारी, मैं सीधे आपके पास आता हूं, क्यों ये वादा खिलाफी है? देखिए, ये वादा खिलाफी दो कारणों से है। एक तो जब प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में प्रचार में कहते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में पहला बिंदु है कि सभी लघु और सीमांत किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। तो जब आपने हर जगह कहा कि सबका ऋण माफ कर देंगे, तब जब घोषणा करने की बारी आती है तो आप दो बातें बताते हैं। एक, केंद्र कोई इसमें अंश अदा नहीं करेगा, और दूसरा कि जिनका 1 लाख का ऋण है वही माफ किया जाएगा। अभी जो शेष नारायण जी कह रहे थे, इस बॉन्ड का मतलब ये होता है कि राज्य सरकार और भी ज्यादा ऋण लेने जा रही है। तो यानी कि अपने एक वादा को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश को और भी ज्यादा ऋण में डुबोया जा रहा है। जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो राज्य की तरफ से सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर भी होता है। आपको संख्या पता है लघु व सीमांत किसान कितने हैं? देखिए, लघु और सीमांत किसान उत्तर प्रदेश में उसकी संख्या मैं बता देता हूं, बताएंगे, मैं बता देता हूं। लेकिन 92% से अधिक जो है उत्तर प्रदेश के किसान लघु व सीमांत किसान है। अगर ये माफी हो रही है तो 92% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके कर्ज 1 लाख रुपए से कम है, उनको सीधे तौर पर उन किसानों को राहत दी जा रही है, जिसका सरकारी खजाने पे खर्चा करीब 30,729 करोड़ रुपए आने वाला है। इन परिस्थितियों से कर्जे जो सरकारी खजाने पे जो बोझ आएगा उसको वो किसान राहत बॉन्ड के जरिए सरकार रेस करना चाहती है। ऋण कहा जाता है। हाँ, जो ऋण है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार और भी ज्यादा ऋण लेने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो अभी FRBM एक्ट के बारे में सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा, 49,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का डेफिसिट है। आप ऋण लेंगे, उसका मूल और ब्याज दोनों ही उत्तर प्रदेश को देना पड़ेगा। यानी आप इस जेब से पैसे निकाल के इस जेब में दे रहे हैं, प्रदेश को सफर करना पड़ेगा। आपके जो डिबेट का मुख्य बिंदु है, क्या ये राह बनेगी 2019 की? अगर आप रोजगार नहीं पैदा कर पाएंगे, आप एक जेब से रुपए निकाल के दूसरे जेब में डाल रहे हैं, केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश का हक नहीं ले पाएंगे, ये कहते हुए आपने सरकार बनाई है कि केंद्र में हमारी सरकार है, ज्यादा अच्छा तालमेल होगा। ये कैसा तालमेल है? अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, किसानों की स्थिति ऐसी क्यों हुई? ये बहुत अच्छा किसने की ऐसी स्थिति? ये इसके कौन सरकार चला रहा था 5 साल तक? पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। उन्होंने 2014 में कहा था 1.5 गुना लागत मूल्य का देंगे। आप तमिलनाडु देख लीजिए, तमिलनाडु में आज कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है सबका ऋण पूरा माफ कर दो। तो जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है वो तमिलनाडु के में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का भी आंशिक फैसला है। मद्रास हाईकोर्ट ने कोई वोट नहीं मांगा था, प्रधानमंत्री ने वोट मांगा था। उसकी तुलना में ये एक आंशिक फैसला कर रहे हैं। किसान खेती करता है और खेती से जो भी राजस्व प्राप्त होता है किसको प्राप्त होता है? खेती से राज्य सरकार को कि केंद्र सरकार? खेती से बहुत कम राजस्व प्राप्त जो भी मिलता है उत्तर प्रदेश किसको फायदा होता है? देखिए, उत्तर प्रदेश 5 साल आपकी सरकार थी घनश्याम बाबू, आपकी सरकार ने क्या क्या किसानों बताते हैं? क्या आपने कर्ज माफी की? हमने कर्ज माफी की, राहत दी, हमने कर्ज माफी के नाम पे वोट नहीं लिया था, लेकिन हमने कर्ज माफी की थी। हमने आते ही 2000 करोड़ की कर्ज माफी की थी। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको किसानों की मदद करनी है तो आपको बुनियादी चीजों पर काम करना पड़ेगा, जो हमने किया। हमने सिंचाई व्यवस्था पर काम किया, हमने सोलार नीति के माध्यम से किसानों के लिए जल सिंचाई की व्यवस्था की, हमने रोड के नेटवर्क पे काम किया, हमने बिजली के नेटवर्क पे काम किया। अगर ये बुनियादी चीजें नहीं है तो फिर क्या ये कर्ज माफी, जो कि आंशिक कर्ज माफी है, जिसके आधार पर इतना बड़ा जनादेश लिया गया है, ये क्या ये बुनियादी चीज है? पुष्पेन जी, क्या मैं आप आइएगा, बीजेपी को क्रिटिसाइज करिएगा, आप तो किसान नेता हैं तो करेंगे। क्या अखिलेश यादव की सरकार 5 साल तक बेहतरीन काम कर रही थी किसानों के मद्देनजर? देखिए, किसानों के विषय में जो ये कर्ज माफी का फैसला किया गया है भाजपा सरकार द्वारा, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि वायदा क्या था, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। लघु और सीमांत किसान, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनके फसली ऋण माफ कर दिए जाएंगे। 2 तरह के ऋण होते हैं, एक फसली जो क्रॉप लोन कहते हैं, एक टर्म लोन जिससे ट्रैक्टर आदि इक्विपमेंट खरीदा जाता है, सावधि ऋण। तो फसली ऋण लघु और सीमांत किसान का माफ करने की बात थी। आज जो ये माफ हुआ है, इसकी जो फिगर टोटल है, जो अलग अलग सोर्सेज से मुझे जानकारी है, वो लगभग 62,000 करोड़ की है। उसमें से आधा लगभग ये 36,000 के आसपास का इन्होंने माफ कर दिया है। स्वागत योग्य कदम है। और जो समर्थन बम्पर 325 सीटें दी थी किसानों के वोटों के बलबूते पर, लगभग 162-63 सीटों का हिसाब हो गया है। बाकी सीटों का भी हिसाब ये जल्दी कर दें तो बहुत उचित होगा। और जो आपने सपा की बात की, बिल्कुल उस पे जो सपा की बात की, उस पर मैं आ रहा हूं। सपा ने एक गलती की थी घनश्याम जी, ये आपको मानना पड़ेगा
कि गन्ना किसानों का जो बकाया था उसके ऊपर 3 साल का 2000 करोड़ का ब्याज भी उनके ऊपर हो गया था, मिलों के ऊपर। उसको इन्होंने कैबिनेट की बैठक में माफ कर दिया था। लेकिन भला हो हाई कोर्ट का कि उन्होंने इस फैसले को रद्द कर दिया, और अब इनसे हमें आशा है जो इन्होंने 14 दिन के अंदर तमाम बकाया जो अब भी 7000 करोड़ का हो गया है इसी सीजन का गन्ने का, उसका पेमेंट प्लस जो 2000 करोड़ का ब्याज बाकी चल रहा है वो भी माफ ये कर दें, और 50% पेमेंट इन्होंने दे दी है। यूपीए सरकार जब थी 2009 में 8 में तो बड़ा कदम उठाया था, तब उस वक्त किसानों की कर्ज माफी हुई थी बड़े पैमाने पर। मैं उस पर भी आऊंगा मीम अफजल साहब आपके पास। मेरे पास रिएक्शन आ रहा है बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, तब तक वो सुन लेते हैं एक बार जरा। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, उनसे बात की मेरे सहयोगी उत्कर्ष ने। रामनवमी के दिन किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से। रामनवमी के तोहफे को आप कैसे देखते हैं? रामनवमी पर पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र के माध्यम से जो भी वादा किया था वह हर वादा पूरा करेगी। आज कर्ज माफी का एक बड़ा वादा हमारी सरकार ने पूरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ही नहीं देश के इतिहास में किसानों के कर्ज माफी का इतना बड़ा फैसला किसी एक राज्य सरकार ने नहीं लिया। एक क्विक रिएक्शन लूंगा मैं। जगदम्बिका पाल साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। पाल साहब, जैसे ही घोषणा हुई कर्ज माफी की, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने इसको वादा खिलाफी बताया और कहा कि यह भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है। जगदम्बिका पाल, देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य ने कर्ज माफी की लघु सीमांत कृषकों की, और उसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था। आपको याद होगा वित्त मंत्री जेटली जी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार लघु और छोटे किसानों के कर्जे माफ करती है तो ये उसको अपने संसाधन करने होंगे। 15 दिन के अंदर एक नई सरकार आई हो, सुमित जी आप समझ सकते हैं कि पिछली सरकार गई हो, इतनी घोषणाएं कर चुकी हो, इतना पूरा खजाना खाली कर दिया हो, कॉफिन में एक पैसा ना हो, और 36,590 करोड़ 15 दिन के अंदर इंतजाम करके उसका फैसला करना। आज मैं समझता हूँ पिछली सरकारों की शायद आंख खुल गई होगी अखिलेश यादव को कि क्या ये कल्पना साकार हो सकती है। शायद उन्हें अंदाज नहीं था कि जब पहली कैबिनेट होगी तो वाकई जो संकल्प पत्र में अमित शाह जी ने घोषणा की थी, क्या वाकई उस कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में वाकई उत्तर प्रदेश की सरकार 15 दिन लगा, लेकिन 15 दिन में कितना बकाया है उसका हिसाब किया गया, और 36,000 करोड़ राज्य सरकार अपने हिसाब से पैकेज दे। मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। अब कम से कम अखिलेश यादव को रियलाइज करना चाहिए। मैं इसी नोट से डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मीम अफजल और हरीश बिजूर साहब भी हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब, मैं आता हूं, वक्त हेडलाइंस का हो रहा है, एक बार हेडलाइंस देख लेते हैं। पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। उन्होंने 2014 में कहा था 1.5 गुना लागत मूल्य का देंगे। आप तमिलनाडु देख लीजिए, तमिलनाडु में आज कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है सबका ऋण पूरा माफ कर दो। तो जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है वो तमिलनाडु के में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का भी आंशिक फैसला है। मद्रास हाईकोर्ट ने कोई वोट नहीं मांगा था, प्रधानमंत्री ने वोट मांगा था, उसकी तुलना में ये एक आंशिक फैसला कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा आज का सवाल है कि क्या योगी फॉर्मूले से निकलेगी बीजेपी को मिशन 2019 की राह? अभी तक के जो जवाब आए हैं, एसएमएस पोल पर 86% हमें जवाब देते हैं और ट्विटर पोल पर 89% लोग हमें जवाब दे रहे हैं। इसके पहले मैं किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर लौटूं और इस पर मीम अफजल साहब से जोड़ूं, लेकिन एक रिएक्शन आ रहा है, उसको तुरंत सुन लेते हैं। यूपी के कृषि मंत्री हैं शाही साहब, उनका और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला का। बेहद बड़ा फैसला किया, संकल्प पत्र में लिखा भी था, आप लोगों ने क्रियान्वित करके दिखाया है। किस तरीके से देखते हैं पहली कैबिनेट के इस फैसले को? ये बात बहुत पहले से बीजेपी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी का जो लोक कल्याण संकल्प पत्र हमने घोषित किया था उसमें भी इस बात को कहा था कि हमारी जो भी सरकार बनेगी उसकी कैबिनेट, जो पहली कैबिनेट होगी, उसमें किसानों, सीमांत कृषक और लघु कृषक, इन दोनों के जो
फसली ऋण हैं उनको हम माफ़ करेंगे और वो फैसला आज ज़मीन पर उतर गया है। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को रामनवमी के अवसर पर ये जो बहुत बड़ी सौगात जो हमारी सरकार ने दिया है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। जैसा आप भी कह रहे हैं फसली ऋण माफ करने की बात थी, 1 लाख की लिमिट आ गई, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि सरकार कुछ बचाना चाह रही थी? जी नहीं, हमारे पास जितना संसाधन थे अधिकतम हमने उसमें कोशिश किया, जो हमारे दायरे में बन सकता था कर सकते थे। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्ज माफी का, फसली कर्ज माफी का वादा अधूरा सत्य है। अच्छा कदम है परंतु अर्ध सत्य है। कांग्रेस भी इसको आधा सच बोल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने वादा खिलाफी कहा, कांग्रेस संभल कर रिएक्ट कर रही है, पूर्णतः निंदा नहीं कर रही है, स्वागत करते हुए भी अर्ध सत्य बोल रही है। मीम अफजल साहब, आप लोगों ने 2008 में यूपीए सरकार ने करीब 70 या 71 हजार करोड़ का कर्ज माफी किया था देश भर के किसानों का। वो फॉर्मूला पूरे देश के लिए था। अब ये यूपी की सरकार करीब 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी कर रही है सिर्फ यूपी भर के लिए, 50% की रकम। क्या आपको लगता है कि यूपी सरकार का यह फैसला अभी भी निंदा के योग्य है या आधा सच कहा जाए इसको अभी भी? अगर हम उसे आधा सच कह रहे हैं तो इसका मतलब है निंदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ये हकीकत बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने जो वादा अपने मैनिफेस्टो में किया था, और मैनिफेस्टो को तो छोड़ दीजिए, खुद प्रधानमंत्री ने किया था, और प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसके अंदर ये नहीं कहा था कि हम आधा करेंगे, पूरा करेंगे, 1 लाख के करेंगे या कुछ करेंगे। उन्होंने कहा था कर्जा माफ किया जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री के इस ऐलान को नकारने वाला कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर जेटली साहब, जिन्होंने कहा कि अगर हमें एक जगह पर समवादा माफ करेंगे तो फिर हमको सारे देश में करना पड़ेगा। बिल्कुल, सारे देश में करने में क्या हर्ज है जनाब? लोग खुदकशी अगर कर रहे हैं तो खुदकुशी रोकना जरूरी है, या सिर्फ एक स्टेट में जहां इलेक्शन लड़ना था वहां करना? प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं तो बड़ी बात है। प्रधानमंत्री सारे अगर देश के लिए बात कह रहे थे तो भी बहुत अच्छी बात थी, और अगर यूपी के लिए कह रहे थे तो भी अच्छी बात थी। दोनों में से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये बता दूं, 92,241 करोड़ रुपया जो है वो किसानों का कर्ज है, जिसमें से 36,000 जो है, 36,500 के करीब जो है वो माफ किया गया है। 56,241 करोड़ रुपया जो टर्म लोन है वो अब भी किसानों के ऊपर बकाया है। जी हाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई गलत काम हुआ है, ये तो हमारी डिमांड थी। राहुल गांधी जी खुद जाकर के प्रधानमंत्री से मिले थे, और उस वक्त मिले थे जब यूपी में इलेक्शन भी नहीं हुआ था, और पार्लियामेंट के मेंबरान के साथ उन्होंने जाकर उनसे दरखास्त की थी कि किसान बहुत दिक्कत में हैं और ये उसको माफ किया जाए। लेकिन हमारा खुद नारा भी यही था कि अफजल किसानों का कर्ज माफ। अफजल साहब, बिजली अभी तो 15 दिन हुए हैं, पहली कैबिनेट थी ये, और ये पहली कैबिनेट का पहला फैसला है। आलोचना करना आपका काम है, आप करिए, मैं उस पर आपको नहीं रोक सकता हूं, लेकिन हमको लगता नहीं कि थोड़ा। मैंने कहा ना कि उन्होंने कहा, सुरजेवाला साहब ने तो उसका स्वागत किया एक तरह से, लेकिन उन्होंने कहा ये अधूरा है, इतना जरूर कहा, और ये कहने का हक है। लेकिन आपके साथी अखिलेश तो बोल रहे हैं कि निंदनीय है। आपके साथी अखिलेश बोल रहे हैं कि ये निंदनीय है। उनका अपना व्यू हो सकता है। उन्होंने जो कुछ कहा इसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा, यहाँ समाजवादी पार्टी हाँ, बैठे हुए हैं, मैं तो केवल याद दिला रहा हूँ, आप दोनों सहयोगी हैं और दोनों की अलग अलग राय है। एक बात और, आप स्वागत कर रहे हैं और घनश्याम जी नहीं कर रहे। बता दूं मैं आपको, मैं आऊंगा, मैं भी आपको एक बात बता दूं। चलिए बोलिए। कि हम आज भी, यानी जिस दिन से पहले दिन से सरकार आई उस दिन से हम ये कह रहे हैं कि आप मीट को बैन करने की बात करते हैं, लाइसेंस ना होने पर बहुत सारे काम कर रहे हैं, जो आप तरह तरह के जो मैसेज दे रहे हैं। हमने हमेशा ये बात कही, और मैंने खास तौर पर आज सुबह भी मैंने जब बाइट दी थी तो मैं कहता था कि बाकी सब चीजों को छोड़ दीजिए, जो कुछ भी करना है वो करिए, लेकिन सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करने का जो वादा किया वो पूरा करिए। ठीक है, मैं आता हूँ, डिमांड थी जिसको घनश्याम जी मैं आऊंगा। हरीश बिजूर चले जाएंगे, उनको 8:30 तक ये वक्त है। हरीश भाई, आई एम रियली सॉरी, आपका आई मेड यू वेट। हरीश बिजूर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, बीते 2 हफ्तों में, कैन यू हियर मी हरीश बिजूर? Debate was going on. हरीश जी, कैन यू हियर मी? And the subject is totally changed. हरीश जी, कैन यू हियर मी? हरीश बिजूर के पास आवाज नहीं जा रही है। हरीश बिजूर, कैन यू हियर मी? चलिए, हरीश जी, कैन यू हियर मी?
आई थिंक लाइन में कोई दिक्कत है, माफी चाहता हूं दर्शकों से। हम कोशिश करेंगे उनके साथ जुड़ने की, लेकिन ये चीज मैं पूछना चाहूंगा। उसके बाद जगदम्बिका पाल साहब मैं आपके पास आता हूं। घनश्याम तिवारी, आप दोनों पार्टियों में ये कैसा कोऑर्डिनेशन है? वो कह रहे हैं कि स्वागत योग्य है, आधा सच है, आप कह रहे हैं निंदनीय है। आपके प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हैं सुनील यादव जी, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया कि ये भ्रष्टाचार है। देखिए जो इसके फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हर चौधरी बगल में बैठे, अभी तारीफ की उन्होंने, हर मंच पे जाके कहते हैं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने तारीफ की। हमने किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ कर दिया था। हमने इतना ढिंढोरा नहीं पीटा था। आप इतना ढिंढोरा पीटते हैं, उस पर वोट लेते हैं। इसी तरीके से 2014 में आपने ढिंढोरा पीटा कि किसानों को लागत मूल्य का 1.5 गुना देंगे, कुछ नहीं दिया। आज अगर किसान आत्महत्या के कगार पे खड़ा है तो ये यही मोदी सरकार है जिसकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों नहीं कर दिया? ये बात कर देते ना, आप तो सत्ता में थे, आपने क्यों नहीं किया? हमने किया ना, हमने 50,000 तक का कर्जा माफ किया। हमने क्यों कन्विंस नहीं कर पाए? 50,000 तक किसानों को क्यों कन्विंस नहीं कर पाए? देखिए, हमने अपना प्रयास किया। हमने इस बात का गर्व नहीं होना चाहिए कोई बहुत अच्छा झूठ बोल गया, इस पे कोई गर्व नहीं। हमने अपना सच सामने रखा, इस पे हमें अभिमान है। लेकिन इसका अगर कोई गर्व करे कि वो बहुत अच्छा झूठ बोल गया, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा झूठ बोल गए, झूठ कैसे बोल सकते हैं भाई? उन्होंने हर रैली में कहा है बोल सकते हैं पूरा कर्जा माफ होगा। हर रैली में कहा है। अगर उन्होंने अगर राज्य की माली हालत वैसी नहीं थी, जगदम्बिका पाल, आप लोगों ने वादा खिलाफी की, आप जवाब दीजिए। हरीश बिजूर, मैं आ रहा हूं आपके पास आफ्टर दिस। जगदम्बिका पाल। सुमित जी, आप इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आज एडिटर हो गए हैं। शायद जीवन में पहली बार किसी प्रदेश के या देश के चुनाव के 15 दिन के अंदर उसके घोषणा पत्र पे आप डिबेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पहली बार हो रहा होगा। सवाल कब उठता है? जब घोषणा पत्र चुनाव में होते हैं और चुनाव के बाद किसी की सरकार बनती है, वो घोषणा पत्र में उसने क्या कहा था वो भूल जाते हैं। जब 5 साल नहीं, पर आपने जो वादा किया था जगदम्बिका पाल, लेट मी आस्क यू अ काउंटर क्वेश्चन पाल साहब। जब प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में कहा कि तमाम किसानों की कर्ज माफी होगी, तब 1 लाख के ऋण की बात नहीं थी, 1 लाख की सीमा की बात नहीं थी। पाल साहब, घनश्याम तिवारी जो कह रहे हैं और जो कांग्रेस कह रही है कि आधा सच है, ये बात आप क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या आपने वादा कुछ और किया और दिया थोड़ा बहुत? मान रहा हूं कि आज हमारी हिम्मत है, सुमित जी, हमारी हिम्मत है कि हम 15 दिन के अंदर अपने पूरे प्रदेश के बजट का 1/3 हम किसानों के खाते में डाल रहे हैं। ये हिम्मत, ये साहस शायद योगी आदित्यनाथ की ही सरकार और भाजपा की सरकार की हो सकती है। आप 36,359 करोड़, जैसा आपने खुद कहा कि कांग्रेस यूपीए ने 74,000 करोड़ पूरे देश का माफ किया था। हम अपने बजट का 1/3 हिस्सा पूरे प्रदेश को 15 दिन के अंदर उनके किसानों के खाते में माफ करके हम माफ कर रहे हैं। आज इसका स्वागत करना चाहिए। आज हमने जो, मैं सिद्धार्थनगर से आ रहा हूं, आप यकीन करिए पिछले साल 8 लाख टन कुल गेहूं खरीदा गया था। इस बार हमने 80 लाख टन का टारगेट रखा। 68 जगह हमारे यहाँ केंद्र खुल गए। पाल साहब, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं घनश्याम जी। मैं आऊंगा आपके पास घनश्याम जी। मैं हरीश बिजूर साहब को जाना था, उनके साथ लाइन कनेक्ट हो गई है। बहुत जरूरी है उनसे सवाल करना, क्योंकि मेरा जो आज का विषय है। हरीश बिजूर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हरीश साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। डिबेट का पॉइंट दरअसल ये था शुरुआत में डिबेट का पॉइंट ये था कि जो रास्ता योगी आदित्यनाथ ने बीते 2 हफ्तों में दिखाया है, बहुत से स्टेप्स उठाकर, जिनको पॉपुलिस्ट भी कहा जा सकता है, क्या ये बीजेपी का 2019 का रोड मैप है 2019 के इलेक्शंस जीतने का? जिस तरीके से एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना, इलीगल स्लॉटर हाउसेस पर नकल पर लगाम लगाना, किसानों की कर्ज माफी, इज इट गोइंग टू हेल्प बीजेपी? क्या ये मदद करने वाला है? डेफिनेटली ये बीजेपी को डेफिनेटली मदद करेगा, क्योंकि ये देखिए, जो कुछ भी वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, वो 15 दिन में ऐसे बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, और सब अनाउंसमेंट, जो कुछ भी अनाउंस किया गया आज, बड़ा अनाउंसमेंट है। अगर अर्ध सत्य है तो भी ठीक है, लेकिन सत्य तो है। अर्ध सत्य ऐसा होगा कि 50% यूपी की जनता, यूपी की फार्मर्स को बेनिफिट होगा। लेकिन हमें यह समझना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की मैनिफेस्टो जो होती है,
उसमें आप एक बैंक की डॉक्यूमेंट लें या इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट लें, उसमें फाइन प्रिंट बोल के कुछ आता है। तो वो फाइन प्रिंट तो हमेशा कोई ना कोई होगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मैनिफेस्टो में फाइन प्रिंट होती है। सो वो फाइन प्रिंट में बताया नहीं जाता है कि 50% के ऑडियंस को फुलफिलमेंट मिलेगा या 25% को मिलेगा। लेकिन हरीश जो जी, कुछ भी योगी आदित्यनाथ हरीश जी, मैं आपसे काउंटर कोई क्वेश्चन करता हूं। आई थिंक यूपी की ऑपोजिशन जो है, आपने अर्धसत्य की बात तो कही, लेकिन अखिलेश यादव फॉर्मर सीएम वो कह रहे हैं कि ये वादा खिलाफी है। आपने वादा पूरे किसानों के लिए किया था, आप केवल 90% किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं, लगभग 92%। हाँ, वो तो होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि फाइन प्रिंट तो जरूर होगा। लेकिन बात यह है कि जो किसान अभी बर्डनसम है, जो किसान अभी इतना ऋण रख के बैठा है, उसकी तो 50% गया। इवन 1 लाख की जो कर्ज माफी हुआ है वो बहुत अच्छी बात है। और अगर 52% ऑफ द ऑडियंस खुश है तो खुशी तो है। इससे योगी जी की इमेज में एनहांसमेंट होगा, इमेज परसेप्शन के लेवल पर, एज अ ब्रांड मैनेजर, एज अ ब्रांड गुरु। डेफिनेटली देखिए, योगी जी की एब्सोल्युटली योगी जी की जो इमेज अभी है वो तो बरकरार है। जो कुछ भी उन्होंने वो इलेक्शन में प्रॉमिस किया है, उन्होंने फटाफट 15 डेज फ्लैट में उन्होंने डिलीवर किया है। अभी देखना चाहिए कि क्या होता है, अभी देखना चाहिए ये सब बजट में कैसा मॉपअप होता है, क्योंकि 1/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर इस पे गया, तो बाकी 2/3 से क्या करेंगे? बिल्कुल, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद। हरीश बिजूर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ और उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के उस पार की क्या योगी आदित्यनाथ अपने किए हुए वादों पर खरे उतर रहे हैं, इस ब्रेक के। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के सवाल के जवाब आपको दिखाते हैं कि क्या योगी फॉर्मूले से निकलेगी बीजेपी की मिशन 2019 की राह। अब तक के जवाबों के मुताबिक 88% लोग हाँ में जवाब देते हैं और ट्विटर पोल पर जो पिछली बार 89 था वो अभी भी 89 पर ही है। यानी बड़ी संख्या जो है दर्शकों की वो ये कह रही है कि जितने कदम योगी सरकार ने अब तक उठाए हैं वो बीजेपी के लिए 19 में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मैं खास तौर पर किसानों के बारे में हम बात कर रहे हैं, कर्ज माफी पर हम बात कर रहे हैं। पुष्पेंद्र चौधरी को इस डिबेट पे लेके आऊंगा, किसान शक्ति संघ। पुष्पेंद्र भाई, एक सवाल बहुत बड़ा है और जो अक्सर उठता रहा, यहाँ तक कि हमारी एसबीआई की सबसे मुखिया जो अरुंधति जी, उन्होंने भी उठाया, ये कर्ज माफी जैसे तरीके जो हैं, क्या ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है? क्या आपको लगता नहीं कि इससे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा आम टैक्स पेयर्स पर? देखिए, बढ़िया सवाल है। इस देश में किसानों के साथ क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा समय लेके स्पष्ट कर दूं, जल्दी से। लेकिन 1970 में गेहूं की एमएसपी 76 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो आज की तारीख में 20-21 गुना बढ़ करके 1625 हुई है। लेकिन अगर आप सोने का भाव पता करें तो उस वक्त जो है 184 रुपए प्रति 10 ग्राम था और आज 30,000 है, जो लगभग 184 गुना बढ़ गया है। तो ये जो अंतर आया है, ये अंतर है खाद्य महंगाई दर को काबू में रखने के लिए सारी सरकारें एमएसपी को नहीं बढ़ाती हैं, उसका बोझ सरकार के ऊपर डाल देती हैं। जो दूसरा आपने अरुंधति राय वाली बात कही, उसको मैं इस ग्राफ के साथ जो है समझाना चाहूंगा। इस देश में लगभग 9 लाख करोड़ का धन्ना सेठों का एनपीए है, जो इनके बैंक का सबसे ज्यादा है और जो वो नहीं चुका रहे हैं, और लगभग 9 लाख करोड़ का ही इनकम टैक्स का जो है धन्ना सेठों बड़े इंडस्ट्रीज पर बकाया चल रहा है, और जो उसको चुका नहीं रहे, और लगभग 9 लाख करोड़ ही हर साल बजट में अलग अलग इंडस्ट्रीज को छूट दे दी जाती है, टैक्स इंसेंटिव दे दिए जाते हैं, और लगभग 9 लाख करोड़ ही किसानों का कर्जा है। तो भैया, जब ये 27 लाख करोड़ की लूट और छूट करने का अधिकार बड़े धन्ना सेठों को दिया जा रहा है, तो जो कृषि जीडीपी 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, तो हमारी ये मांग है कि ये जो किसानों का कर्ज है ये माफ कर दिया जाए, और जो वायदा इन्होंने किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे, उससे इनको नहीं बचना चाहिए। उसकी वजह से लगभग 5 लाख करोड़ का नुकसान पिछले 3 साल में किसानों को हुआ है। इसको कब आप पूरा करेंगे? ये बड़ा जगदम्बिका पाल, जो केंद्र की सरकार के टाइम वादा किया था, वो वादा कब पूरा होगा? जवाबदेही आपकी है। ये बिल्कुल हमारी, और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं।
मैं सुमित जी एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से दर्शकों को कि आज आपने खुद अभी कहा है इसी डिबेट में कि योगी जी की सरकार, क्या ये जो डिसीजन है पॉपुलिस्ट डिसीजन है? तो पॉपुलिस्ट डिसीजन कब सरकारें करती हैं? जब चुनाव नजदीक आता है। अभी चुनाव खत्म हुआ है, अगर चुनाव खत्म हुआ और हमने तत्काल ऐसे फैसले किए जो सीधा किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं, सीधा प्रदेश की जनता के लिए लाभकर हो रहे हैं, तो इससे साफ है कि हम ब्रेडमैन की तरह से, कोहली की तरह से, धोनी की तरह से अगर हम पहले बाल को ही बाउंड्री पे ले जाने की कोशिश नहीं, पाल साहब, 3 साल 1.5 गुना कीमत का 3 साल बीत चुके हैं, उसमें 3 साल बीत चुके हैं साहब, उसका जवाब दीजिए, बचिए मत उस प्रश्न से। वो 5 लाख करोड़ का नुकसान करके पूरे देश का के किसानों का आप 36,000 करोड़ माफ कर रहे हैं, इसका तो हम स्वागत कर रहे हैं, गलत नहीं है, अच्छा किया आपने। लेकिन 5 लाख करोड़ का नुकसान जो 1.5 गुना कीमत, यानी आप किसी को ये कह के लाएं कि भैया तुम्हारी तनख्वाह 1.5 गुने पे रखेंगे और 3 साल तक उसकी तनख्वाह ना बढ़ाएं, तो भैया प्रश्न तो उठेगा। तो 5 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ है इसका कब पूरा करेंगे, सीधा जवाब दीजिए। भूपेन जी आप ये कह रहे हैं, आप कम से कम दर्शकों को ये भी तो बताएं कि प्रधानमंत्री बनते ही अगर उन्होंने कहा था कि किसानों की आय को हम 2019 तक दुगना कर देंगे, 2022 किसानों का जो उत्पादन 2022 लागत तक, 19 तक है, 2022 तक करेंगे। और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जब किसानों के लिए, चाहे सबसे पहले आप खुद एक किसान हैं, तो सॉइल हेल्थ कार्ड की बात आई, आज जिस पे डिबेट यूपी की सरकार पे कर रहे हैं। अरे सर फिर सरकार में पुष्पेंद्र भाई एक चीज बोलने दीजिए, आप ही कह रहे हैं डिबेट अच्छा चल रहा है, फिर आप ही काट रहे हैं। की सरकार ने कोई एजेंसी नहीं तय की, लेकिन एक किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड बढ़ सके। ये 3 साल हो गए, जवाबदेही आपकी है। जगदम्बिका साहब अगली बार डिबेट में आएगा तो होमवर्क कर लीजिएगा। दूसरा बड़ा सवाल जो जहां घनश्याम भाई ने उठाया, होमवर्क करके आ रहा हूं पाल साहब, अरे क्या पाल साहब, दूसरा बड़ा सवाल जो घनश्याम तिवारी ने उठाया, एक कर्ज माफी करने के लिए दूसरा कर्ज आप ले रहे हैं किसान राहत बॉन्ड के जरिए, तो ये क्या फायदा हुआ, कैसे राहत हुई? यूपी की माली हालत तो खराब ही होगी। नहीं देखिए, वो चिंता न करिए, शायद इनको घनश्याम तिवारी जी को यह भी कल्पना नहीं रही होगी कि बिना केंद्र सरकार के सहयोग के उत्तर प्रदेश सरकार, जहां पूरी कांग्रेस यूपीए 1 से 2 में आ गई थी चुनाव में जीतने पे, 70,000 करोड़ का माफी किया था और 36,359 करोड़ का हमने माफ किया है। तो अगर हम 15 दिन में ये हम संसाधन जुटा के किसानों को पैकेज दे सकते हैं, तो आप विकास संसाधन जुटाए नहीं है, जुटाने की बात की गई है, घोषणा की। देखिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जो बुनियादी समस्याएं हैं, कुपोषण से लेकर शिक्षा से लेकर रोजगार, कमिट कर दिया, औद्योगिकरण, आज ये फैसला कैबिनेट ने कर दिया और कैबिनेट का फैसला हो गया, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम 36,359 करोड़ प्रदेश के किसानों को कैसे देंगे, ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये कोई कमिटमेंट से हम वापस नहीं आ रहे कि हमने ये फैसला किया। ठीक है, घनश्याम तिवारी आपकी बात जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद मैं आता हूं। घनश्याम जी, दूसरी देखिए आप इतने सीनियर, हमें ये कहना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी हर मंच से कहते हैं कि कर्जा माफ होगा, वो कर्जा माफ की घोषणा योगी जी करते हैं, वो भी अधूरी घोषणा होती है, और जेटली जी चुनाव खत्म होते ही कहते हैं कि लेकिन इसमें केंद्र सरकार कोई भागीदारी नहीं करेगी। तो क्यों केंद्रीय मंत्री हर जगह कह रहे थे कि कर्जा माफ होगा? आप कर्जा माफ करने के लिए उत्तर प्रदेश को और ऋण में डाल रहे हैं। आप उस जो ऋण है उसकी भरपाई कौन करेगा? भविष्य की सरकारें करेंगी। उसका जो ब्याज है उसकी भरपाई कौन करेगा? और जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा, चाहे वो आधारभूत संरचना के मामले में हो, चाहे कुपोषण के मामले हो, शिक्षा के मामले हो, रोजगार के मामले में हो, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि वो आपके घोषणा पत्र में नहीं था। क्या वो जरूरी नहीं है? ये तो आपकी लॉटरी निकल गई। आप अब जाइए, जनता को बताइए, जनता को आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप जनता को बताएं कि आप लोगों ने जो वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया, आपको धोखा दिया है और कर्ज आधा माफ किया है, और आप ये बताइए कि जो अन्य मुद्दे हैं वो नहीं आ रहे हैं। ये तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। अखिलेश यादव ने शुरू में कहा था कि जब ये गलती करेंगे तब हम करेंगे, तो आपके हिसाब से इन्होंने गलती कर दी है। आपको लगता है शेष जी, आपको लगता है वादा खिलाफी है? अगर 90% से ज्यादा किसानों को राहत मिल रही है तो ये वादा खिलाफी कही जाएगी क्या? शेष जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं समझा नहीं। 90% से ज्यादा किसानों को 1 लाख रुपए तक का कर्ज था, उसको राहत सीधे तौर पर देने की कोशिश की गई है। ये वादा खिलाफी कहना या भ्रष्टाचार कहना, क्या समाजवादी पार्टी
ज्यादा आगे नहीं चलेगी आलोचना करने में? नहीं नहीं, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि फायदा लोगों को होगा, हो रहा है, और जो उन्होंने कहा था, क्या कहा था, उसकी डिटेल बाद में आएगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को और अखिलेश यादव ने, आपने देखा वो गरिमापूर्ण वक्तव्य, जब उन्होंने कहा कि हम अभी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, गलती ये करेंगे तो बोलेंगे। आज उनके हिसाब से धोखाधड़ी हुई है, और आज ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और घनश्याम तिवारी के एक मौका है कि वो जनता को जाके बताएं लेकिन मुझे भाई आपके साथ धोखा हुआ, हमको फिर से चुनो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया मीम अफजल साहब, जब अखिलेश यादव ठीक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करते हैं, मैं शब्दशः वो ट्वीट पढ़ देता हूं, मैंने खोल लिया है। वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, किसी सीमा का नहीं। 1 लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये गरीब किसानों के साथ धोखा है। मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव किस किसान के साथ किस गांव में इस वक्त बैठे हुए थे जब वो ये ट्वीट कर रहे थे, पर ये ट्वीट करके आप, जैसे कि पुष्पेंद्र चौधरी ने कहा, किसान नेता है कि जितना मिला उतना स्वागत योग्य है। आपने भी कहा, अर्ध सत्य है। मैं आपसे अखिलेश की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि मीम अफजल साहब, क्या आपको लगता है कि जो आपने 14 करोड़ किसानों के लिए 70,000 करोड़ की स्कीम अनाउंस की थी, वो इस सरकार ने 2 करोड़ किसानों के लिए 36,000 करोड़ की स्कीम अनाउंस कर दी। ये राहत की बात नहीं है यूपी के किसानों के लिए? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो 2008 और 2017 के दरमियान में 9 साल का फर्क है। 9 साल के अंदर पैसे की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है, इसको भी आपको नहीं भूलना चाहिए। पुष्पेंद्र जी ने अभी कुछ बड़े अहम सवाल उठाए हैं। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद किसानों के ताल्लुक से जो बुनियादी मालूमात है वो शायद मेरे पास उतनी नहीं है जितनी पुष्पेंद्र जी के हैं। मैं भी हिल गया उनकी बात सुन करके। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज ये बगान कुछ लोग कर रहे हैं कि साहब बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, वो ये समझ रहे हैं कि किसान चूँकि बहुत गरीब होता है, उसको छोटी सी भी राहत मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा। शायद इस नज़रिए के तहत ये बात की जा रही है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि योगी जी ने अगर वादा किया और वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने अपना वादा तो 15 दिन के अंदर पूरा करना शुरू कर दिया। मैं उसका स्वागत करता हूँ कि आधा ही किया तो मैं आधा ही स्वागत करता हूँ उनका। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री ने जब किसानों से वादा किया था, जिक्र हम बार बार करते रहे कि हम लागत का जो 50% जो है वो आपको प्रॉफिट देंगे, उसकर आज तक 3 साल में क्या हुआ? और मैं जानना चाहता हूँ कि आम किसान की समस्या के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया। यहाँ पर जो हमारे दोस्त जगदम्बिका जी बैठे हैं, वो जाहिर है पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इसलिए आपने उनसे सवाल किया, बिल्कुल सही सवाल किया। मुझे ऐसा लगता है किसानों को सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गरीब हैं। नहीं, पर अफजल रोजी साहब, रोटी इनकी बेचारों की इस तरह की है। अफजल साहब, आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं, केंद्र सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। पर मीम अफजल साहब, इस बात का भी तो ध्यान रखिए, कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां भी करीब 3700 के आसपास किसानों ने खुदकुशी की है 2013 से 2015 के बीच, और वहां आपकी सरकार चल रही है। ये भी सच्चाई है। देखिए, मैं ऐसे जैसे महाराष्ट्र में हुई है, वैसे आप क्या हुई है कि हम तो ये चाहते हैं, जैसा कि अभी पुष्पेंद्र जी ने भी कहा, हमने भी पहले कहा था 72,000 करोड़ का हमने माफ किया था पहले कर्जा 2008 के अंदर। हम तो ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा करके हाथ करे। आज ये बता रहे हैं 9 लाख करोड़ रुपया एनपीए, इसकी जानकारी मुझको नहीं थी, मुझे इसका एतराफ करना चाहिए जी। अगर 9 लाख करोड़ की एनपीए हो सकता है धन्ना सेठों का, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और हर बजट में उनको सब कुछ दिया जाता है, ये जिम्मेदारी आपके सर पर भी गिरेगी आगे। ये 9 लाख करोड़ इन 3 सालों में नहीं हुआ है अफजल साहब। ये 9 लाख करोड़ बीते 70 सालों का हिसाब किताब दे रहे हैं, और उसमें ज्यादातर लोग कांग्रेस की सरकार रही है। ये आपके ऊपर गिरेगा आगे अफजल साहब। आपको इससे अलग नहीं कर रहा हूँ जी, मैं तो एक सिस्टम पर सवाल उठा रहा हूँ कि हमारा सिस्टम क्या है। मैं अपने ये वही सिस्टम है जो आप लोगों ने बनाया। आप जैसे हुक्मरान जो हैं, जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत कर सत्ता में आते हैं, ये तो आपकी जवाबदेही है। ये तो आप लोगों को सबको बोलना चाहिए 9 लाख करोड़ का कैसे एनपीए हो गया। पिछले 3 साल के अंदर कितना वेव ऑफ किया गया? 1,14,000 करोड़ वो किसका था? किसी का भी था। मैं तो ये पूछ रहा हूँ अफजल साहब, ये हुआ क्यों? किया हो तो बताइए। ये हुआ क्यों? किसी 3 साल में धन्ना सेठ घाटे दिखाकर अपनी जेबें भरते रहते हैं, अपने आलीशान महल बनाते रहते हैं, भाग जाते हैं, रास्ते उनके लिए खुल जाते हैं सरकारों के द्वारा। और हम जैसे आम व्यक्ति जो टैक्स पेयर है, पुष्पेंद्र चौधरी जैसा, वो डिबेट में आके पर्चियां दिखाता रहता है। ये दिक्कत है।
और ये आप जैसे हुक्मरानों को समझना पड़ेगा, चाहे वो पाल साहब है, चाहे वो अफजल साहब है, चाहे वो घनश्याम तिवारी है। ये आप लोगों की जवाबदेही है और ये आप लोगों को पूरा करना है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। मैं ब्रेक में जाऊं उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये मांग अब उठने लगी है हर राज्य से कि जो यूपी ने किया वो और राज्यों को करना चाहिए। शिवसेना का बयान आया है, खुद उद्धव ठाकरे का, उन्होंने जो कर्ज माफी की है योगी आदित्यनाथ ने, उसको लेकर बधाई दे दी है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आदित्यनाथ की तर्ज पर महाराष्ट्र की फडणवीस की सरकार को भी किसानों का कर्ज माफ करने की सलाह दे दी है। उद्धव ने यह भी कह दिया है कि फडणवीस भी योगी की राह पर चलकर दिखाएं और बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2013-15 के बीच में महाराष्ट्र में जो 11,441 किसानों ने खुदकुशी की है, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार भी यूपी की तर्ज पर चलकर मदद कर सकती है। ये बड़ी खबर आ गई है यूपी की, जिसका कि डर था बीजेपी की केंद्र की सरकार को, वही बात होने लगी है। बीजेपी की तमाम सरकारों से अब कर्ज माफी की उम्मीदें जनता में जागने लगेंगी योगी सरकार के इस कदम के बाद, जो कि अभी यूपीए की राह में एक बड़ा आसान दिखाई, जो कि मोदी की राह में 2019 के लिए बड़ा आसान अभी दिखाई दे रहा है। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा और ज्यादातर दर्शकों की राय भी यही है, जो कदम उठाए गए हैं उससे बीजेपी की राह आसान होती है। सीधे चलेंगे किशोर के पास, अब 100 बात की एक बात की।